हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं देवेंद्र दास प्रैक्टिस गुरु नर्सिंग कोचिंग क्लासेस के प्लेटफॉर्म पे एक बार फिर आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। बेटा, जैसा आपने थंबनेल में देख ही लिया है, तो आज का हमारा टॉपिक रहेगा बेटा वो रेस्पिरेटरी सिस्टम के ऊपर रहेगा। आज से हम पढ़ना स्टार्ट करेंगे रेस्पिरेटरी सिस्टम। पहले हम लोगों ने एंडोक्राइनोलॉजी कंप्लीट कर ली, फिर हमने एक वीडियो जो है बीएमआई की देखी। अब हम रेस्पिरेटरी सिस्टम पूरा कंप्लीट करेंगे। बेटा, रेस्पिरेटरी सिस्टम में से क्वेश्चंस थोड़े कम जरूर आते हैं, लेकिन ये सिस्टम बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है जब हम एबीजी के बारे में पढ़ेंगे, आर्टेरियल ब्लड गैस काउंट के बारे में पढ़ेंगे, तब ये बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। जब हम आईसीयू पढ़ेंगे तो वहां पर हम वेंटिलेटर पढ़ेंगे, तो वेंटिलेटर में भी ये बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। फिर एसिड बेस में आपको ये देखने को भी मिलेगा कि सर इसमें जो है पीएच बफर, ये मैं बात करूं कि बाइकार्बोनेट कहाँ से आया, कैसे हमारी बॉडी में बाइकार्बोनेट आरबीसीज ने भी बनाया, ये सब कुछ इस सिस्टम के अंदर हमारे लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है। साथ साथ हम टाइडल वॉल्यूम पढ़ेंगे, कौन कौन से ऑर्गन्स इसमें इंपॉर्टेंट है, कौन कौन से अलग अलग टाइप के वॉल्यूम्स होते हैं, कौन सी लंग्स की कैपेसिटीज है, ये सब कुछ इस टॉपिक में हम पढ़ेंगे। आज जो हमारी ये पहली वीडियो है बेटा, इसमें इंट्रोडक्शन रहेगा रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में। ठीक है बेटा, तो आज से हम क्या स्टार्ट करने जा रहे हैं बच्चा, तो सर हम स्टार्ट करेंगे रेस्पिरेटरी सिस्टम। क्या पढ़ेंगे बेटा हम, रेस्पिरेटरी सिस्टम। ठीक है, अब एक क्वेश्चन आता है कि सर व्हाट इज रेस्पिरेशन। अगर मैं आपसे पूछूं कि सर रेस्पिरेशन क्या है, तो आप क्या आंसर दोगे सर, सांस को अंदर लेना या बाहर छोड़ना, क्योंकि मैक्सिमम बच्चे यही आंसर दे रहे हैं कि सर जो सांस हम अंदर ले रहे हैं या जो ऑक्सीजन या जो हवा हम अंदर ले रहे हैं उसको बाहर छोड़ रहे हैं, उसे रेस्पिरेशन कहते हैं। तो बेटा उसे रेस्पिरेशन हम नहीं कहेंगे, उसे हम कहेंगे ब्रीथिंग। क्या कहेंगे बेटा हम उसे, ब्रीथिंग। मतलब सर दो अलग अलग चीजें होती है, रेस्पिरेशन अलग चीज है, ब्रीथिंग अलग चीज है। ये बात और है कि रेस्पिरेशन का पार्ट है ब्रीथिंग। आगे बात समझ में, तो मैं बोलूं कि सर व्हाट इज ब्रीथिंग, या पहले मैं कहूं कि व्हाट इज रेस्पिरेशन। तो बेटा रेस्पिरेशन की अगर बात करूं मैं, रेस्पिरेशन, तो बेटा रेस्पिरेशन एक केमिकल प्रोसेस हो जाती है, कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है बेटा। रेस्पिरेशन क्या है, एक कॉम्प्लेक्स, एक बड़ी जटिल प्रोसेस है, जिसमें हम क्या बनाते हैं सर, जिसमें हम ग्लूकोज का उपयोग करके एटीपी बना रहे हैं। क्या बना रहे हैं सर, ग्लूकोज का उपयोग करके एटीपी बना रहे हैं। आपको अच्छे से पता है कि सर ग्लूकोज से एटीपी बनती है, और दूसरी लाइन भी बहुत अच्छे से पता है कि जो एटीपी बनती है वो सेल के अंदर बनती है। और सेल के अंदर आपने एक क्वेश्चन बहुत कॉमन सुना होगा, पावर हाउस ऑफ सेल, माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया ही तो बना रहा है एटीपी। मतलब सर एक सेल जो है, इस सेल के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया और साइटोप्लाज्म ये दोनों मिलके ग्लूकोज के साथ कुछ ऐसा करेंगे कि वहां से क्या रिलीज हो जाए सर, एटीपी। क्लियर, यहाँ तक ठीक है। मतलब सर रेस्पिरेशन क्या है, व्हाट इज रेस्पिरेशन, तो मैं कहूंगा सर रेस्पिरेशन, देखो ऐसा लिखा, हम इसकी डेफिनेशन जैसा आपको पता है हम साथ साथ नोट्स बनाते जा रहे हैं, तो आपको मेरे साथ नोट्स बनाना है। लिखो रेस्पिरेशन की डेफिनेशन, लिखो द प्रोसेस in which the cell of organism obtain energy by combining oxygen and glucose is called respiration. It involve ब्रीथिंग। इसी में क्या शामिल है सर, ब्रीथिंग। मतलब सर रेस्पिरेशन क्या है, तो रेस्पिरेशन एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है जिसमें हम क्या कर रहे हैं, ग्लूकोज के साथ ऑक्सीजन को कंबाइन करके क्या रिलीज कर रहे हैं सर, हम एटीपी। क्या बना रहे हैं, एटीपी। और ये सब कुछ कौन बना रहा है, एक सेल। कौन बना रही है सर, एक सेल। क्लियर हुआ,
इसी डेफिनेशन को मैं अपने लैंग्वेज में आसान बना के अगर लिखूं, क्या करूं बेटा, मैं इसी डेफिनेशन को हम आसान शब्दों में अगर लिखना चाहें तो हम ऐसा भी लिख सकते हैं। क्या लिखेंगे बेटा, हम चाहें तो ऐसा लिख सकते हैं, इट इज अ केमिकल प्रोसेस। बोल सकता हूं सर, इट इज ए बायोकेमिकल प्रोसेस in which production of ATP by using glucose into the cell or organism। तो किसी भी जीव में हम ग्लूकोज का उपयोग करके क्या बनाते हैं सर, एटीपी, और उस जीव की जो सेल है या उस जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है उसकी जो सेल्स है ये प्रोसेस करेगी। और बात है सेल्स में भी कौन, तो साइटोप्लाज्म और माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है बेटा, अभी इस रेस्पिरेशन को हम आगे और कंटिन्यू पढ़ेंगे। बात मैंने बोली थी कि सांस को अंदर लेना और बाहर छोड़ना, ये प्रोसेस क्या है, तो ये ब्रीथिंग है। क्या है, ब्रीथिंग। तो अगर ब्रीथिंग की कोई डेफिनेशन पूछे तो हम लिखेंगे ब्रीथिंग की डेफिनेशन। फिर आगे हम रेस्पिरेशन को कंटिन्यू करते हैं, तो लिख सकते हो ब्रीथिंग के बारे में अगर कोई पूछे कि व्हाट इज ब्रीथिंग, तो हम लिखेंगे ब्रीथिंग। लिखो ब्रीथिंग के बारे में, इट इज द प्रोसेस ऑफ taking air into the lungs and into the lungs, या मैं ऐसा बोल सकता हूं बेटा, ब्रैकेट में इनहेलेशन टू द लंग्स एंड, या इनहेलेशन एंड एक्सपेलिंग इट, या मैं बोल सकता हूं exhalation into the lungs and expelling it to facilitate gas exchange, और मैं बोलूँगा bringing in O2 और and remove CO2। देखो क्या लिखा हमने सर, ये एक प्रोसेस है जिसमें हम टेकिंग एयर इनटू लंग्स। सर हम क्या कर रहे हैं, इसमें हम हवा को एक्सटर्नल इन्वायरमेंट से कहां ले रहे हैं, लंग्स के अंदर। और इस प्रोसेस को हमने क्या बोला सर, इनहेलेशन। और सर एक्सपेल आउट, या हम जो हवा अंदर ली थी उसमें से अब हम वापिस से क्या करेंगे, हवा को बाहर निकालेंगे। इस प्रोसेस को हमने बोला एक्सहेलेशन टू फैसिलिटेट गैसेस एक्सचेंज। सर ऐसा क्यों कर रहे हैं, तो हमारी बॉडी में सेल्स के पास और हमारी बॉडी के अंदर गैसेस का क्या हो सके सर, एक्सचेंज। फॉर एग्जाम्पल ऐसा करके हम क्या साबित कर रहे हैं, तो हम ऑक्सीजन को अंदर ले रहे हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर छोड़। क्लियर। ब्रीथिंग, रेस्पिरेशन, ये जो रेस्पिरेशन वाला टॉपिक स्टार्ट किया इसको कंप्लीट करके ब्रीथिंग को हम डिटेल में पढ़ेंगे कि इनहेलेशन क्या होता है, एक्सहेलेशन क्या होता है, इनहेलेशन करने में कौन से मसल्स काम कर रहे हैं, एक्सहेलेशन में कौन से मसल्स काम कर रहे हैं, ये सब हम आगे अभी कंटिन्यू 5 मिनट के बाद पढ़ने वाले हैं। क्लियर हुआ बेटा। तो वापिस आ जाते हैं हम हमारे रेस्पिरेशन के ऊपर। रेस्पिरेशन के ऊपर आ जाते हैं। सर रेस्पिरेशन क्या है, तो सर हमने बोला कि रेस्पिरेशन एक क्या है, बायोकेमिकल प्रोसेस है जिसमें सर हम ग्लूकोज का उपयोग करके क्या बना रहे हैं सर, हम एटीपी। आप लोगों ने देखा होगा कि जो सेल्स है वो सेल्स एटीपी का प्रोडक्शन करती है। और सेल्स के अंदर जब आप 12th में थे तो आपने ग्लाइकोलाइसिस साइकिल, क्रेब साइकिल जैसी साइकिल का नाम सुना होगा कि सर ग्लाइकोलाइसिस साइकिल जो हमें याद नहीं होती थी उसकी बहुत सारी स्टेप्स थी, जैसे ग्लूकोज 1,6 फॉस्फेट,
तो एसिड वो, पर अल्टीमेटली लास्ट में हमको एक चीज याद थी, वो थी पायरुविक एसिड। क्या थी? पायरुविक एसिड, वो याद था हमको। तो बेटा वही चीज कि सर रेस्पिरेशन, या मैं बोलूं कि एटीपी बनकर आ रही है तो सेल्स में, और एटीपी बनाने की प्रोसेस को हमने क्या नाम दे दिया सर? रेस्पिरेशन। कभी भी कोई पूछे कि रेस्पिरेशन क्या है, तो आपको ये नहीं कहना है कि सांस अंदर लेना और बाहर छोड़ना, बेटा ये तो ब्रीथिंग है। रेस्पिरेशन एक केमिकल प्रोसेस है, एक बायोकेमिकल प्रोसेस है, जो हर जीवित प्राणी में, चाहे वो इंसान हुआ, चाहे वो जानवर हुए, चाहे वो एनिमल्स हुए, उनमें ये प्रोसेस चलती है। क्लियर यहाँ तक बात? यहाँ तक कोई दिक्कत? सर यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। बात आती है बेटा कि सर ये एटीपी बनती कैसे? बात क्या है सर? एटीपी बनती कैसे है, या रेस्पिरेशन होता कैसे है? तो अभी आप ये सोचो कि हम ऑक्सीजन को अंदर तो ले लेते हैं, अभी हम आगे ये भी पढ़ेंगे कि जो है ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्टेशन कैसे होता है, कार्बन डाइऑक्साइड का ट्रांसपोर्टेशन कैसे होता है। पर अभी ये मानो कि जैसे ही हमने ऑक्सीजन अंदर ली और हमने खाने के साथ ग्लूकोज अंदर लिया, तो उस ग्लूकोज के साथ क्या होगा कि वो एटीपी बना देगा। ठीक है बेटा? तो चलो आगे लिखते हैं। अब देखो कि ये होता कैसे है। तो मैं बोलूं रेस्पिरेशन, रेस्पिरेशन देखो कैसे हो रही है प्रोसेस। आपने ग्लूकोज लिया, ये ले लिया हमने ग्लूकोज, ठीक है बेटा? ये क्या ले लिया हमने? ग्लूकोज। इसका फॉर्मूला क्या है बेटा? C6H12O6। क्लियर? अब ये ग्लूकोज गया हमारे सेल के पास। कहाँ गया बेटा? हमारी सेल के पास। जैसा हमने देखा है, यहाँ सेल के पास आया और ये ग्लूकोज चले गया सेल के अंदर। कहाँ चले गया बेटा? सेल के अंदर। अब क्या हुआ सर? सर ये ग्लूकोज गया सेल के अंदर, और सेल के अंदर था सर साइटोप्लाज्म। क्या था सर? साइटोप्लाज्म। यानी मैं बोलूं इन साइटोप्लाज्म। अब इस साइटोप्लाज्म में इस ग्लूकोज को काहे में कन्वर्ट कर दिया गया सर? पायरुविक एसिड में। काहे में कन्वर्ट कर दिया गया सर? पायरुविक एसिड में। क्लियर बेटा? यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। तो एक बात है, ये जो पायरुविक एसिड बना, ये थी सर ग्लाइकोलाइसिस साइकिल। क्या थी बेटा? ये ग्लाइकोलाइसिस साइकिल। कभी पूछ ले कि ग्लाइकोलाइसिस साइकिल सेल में कहाँ चलती है, तो बोलना साइटोप्लाज्म के अंदर। क्लियर? अब सर जैसे ही ग्लूकोज से क्या बन गया सर? पायरुविक एसिड। अब अलग अलग कंडीशन हो सकती है। कैसे? फॉर एग्जाम्पल इस सेल को, फॉर एग्जाम्पल सर इस सेल को अगर ऑक्सीजन भी मिल जाए, क्या मिल जाए सर? ऑक्सीजन मिल जाए, तो ये सेल क्या करेगी सर? अब देखो तीन अलग अलग कंडीशन हो सकती है। पहले कि सर ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, क्योंकि आपने सुना है रेस्पिरेशन दो तरीके का होता है, एक होता है एरोबिक, एक होता है एनएरोबिक। एनएरोबिक मतलब सर वो, मतलब हम एटीपी तो बना रहे हैं पर ऑक्सीजन की अब्सेंस में या कमी में। लेकिन जहां ऑक्सीजन सफिशिएंट अमाउंट में है और वहां पर एटीपी बन रही है, उस प्रोसेस को हम बोलेंगे एरोबिक रेस्पिरेशन। क्लियर बेटा? ठीक है। अब देखो क्या होता है कि हमने सर ग्लूकोज लिया, ग्लूकोज सेल के अंदर गया, वहां गया तो वहां पे साइटोप्लाज्म के अंदर ग्लूकोज को काहे में कन्वर्ट कर दिया गया सर? पायरुविक एसिड में। अब पायरुविक एसिड में जैसे ही बना, अब ये जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। कहाँ गया बेटा? माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। तो मैं लिख सकता हूं इन माइट्रोकॉन्ड्रिया। कहाँ बेटा? इन माइट्रोकॉन्ड्रिया। और सर कब? ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, O2 की O2 की प्रेजेंस में। ठीक है बेटा? या मैं बोल सकता हूँ इन दी प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। क्या होगा सर? तो सर ये ग्लूकोज सर कन्वर्ट होगा काय काय में सर? CO2 प्लस H2O प्लस 36 मॉलिक्यूल ऑफ एटीपी। क्या बनेगी सर? 36 मॉलिक्यूल ऑफ एटीपी। मतलब अगर पूछ लिया जाए कि ग्लूकोज के एक मॉलिक्यूल से कितनी एटीपी बनती है, तो बेटा आंसर क्या जाएगा? 36। कहीं बार 38 आता है तो उसमें दो प्रोसेस और ऐड कर दी जाती है, तो अगर कहीं बार 38 आंसर मिले तो भी समझ जाना बात सही है। क्लियर है बेटा? यहाँ तक ठीक हो आप लोग? ठीक है सर। अब सोचो कि हमने ग्लूकोज तो ले लिया, हमने क्या करा सर? ग्लूकोज तो ले लिया, लेकिन ऑक्सीजन कम है।
क्या है बेटा, ऑक्सीजन कम है। मतलब मैं कह सकता हूं बेटा ये प्रोसेस हो रही है इन ह्यूमन मसल्स, ये सर ह्यूमन मसल्स के अंदर, ठीक है। कब सर, कब सर, तो इन लेक ऑफ ऑक्सीजन, एक कंडीशन अलग बदल गई हमारी, इन लेक ऑफ ऑक्सीजन। सर ऑक्सीजन की कमी के टाइम में हमारे मसल्स में क्या हो रहा है सर, तो हमारे मसल्स में इस ग्लूकोज से एटीपी बनाने के चक्कर में ये और ऑक्सीजन की कमी में क्या बनेगा सर, तो बनेगा लैक्टिक एसिड। क्या बनेगा बेटा, लैक्टिक एसिड प्लस एक एटीपी। कितनी एटीपी, एक एटीपी बनेगी। क्लियर। आपने देखा होगा कि सर हमारी थकान के पीछे कौन मौजूद है सर, तो हमारी थकान के पीछे कौन मौजूद है, लैक्टिक एसिड। पेन देता है वो, कैसे, फॉर एग्जाम्पल आप एक टेबल पे बहुत लंबे समय से बैठे हो, ठीक है, तो आप देख रहे हो कि आपके मसल्स वो स्पंज लाइक है, वो कंप्रेस हो गए। जब वो कंप्रेस होंगे तो उसमें मौजूद माइक्रोवेसल्स भी क्या हो गई सर, दब गई है। जब माइक्रोवेसल्स दब गए बेटा तो आगे का ब्लड फ्लो क्या हो गया है सर, रुक गया है, और वहां पर ऑक्सीजन की सर कमी हो गई है। जब ऑक्सीजन की कमी हो गई है बेटा तो क्या होगा, वहां पर एन एरोबिक रेस्पिरेशन होगा। कैसा होगा सर, एन एरोबिक रेस्पिरेशन। वहां की जो हमारी मसल्स है बेटा, जो ह्यूमन मसल्स है, वो क्या करेगी सर, वहां पर ऑक्सीजन की कमी में एटीपी बनाएगी। तो एटीपी बनाएगी तो एटीपी बनेगी सर एक, और वेस्ट के रूप में क्या बनेगा सर, लैक्टिक एसिड। सेम ऐसे ही कि सर जब ऑक्सीजन मौजूद थी, जब क्या थी, ऑक्सीजन मौजूद थी, तो हमने ग्लूकोज से एटीपी बनाई, तो वेस्ट के रूप में बनी कार्बन डाइऑक्साइड और H2O, और एटीपी बनी सर 36। मतलब कि सर अगर ऑक्सीजन मिल जाए तो 36 मॉलिक्यूल बनेंगे एटीपी के। कितने मॉलिक्यूल बनेंगे, 36 या 38, ठीक है बेटा। और अगर ऑक्सीजन की कमी है तो कितनी एटीपी बनेगी सर, ग्लूकोज से एक एटीपी। क्लियर। और वेस्ट के रूप में बनेगा सर लैक्टिक एसिड, और ये लैक्टिक एसिड मैंने कार्डियोवास्कुलर में आप लोग को पढ़ाया था कि लैक्टिक एसिड क्या करेगा सर, जो हमारी फ्री नर्व एंडिंग है, कौन सी बेटा, फ्री नर्व एंडिंग को इरिटेट करेगा, रिजल्टिंग हमको पेन होगा। क्लियर, यहां तक ठीक हो आप लोग। चलो अब आगे बढ़ेंगे बेटा कि सर ऑक्सीजन नहीं हो तो, इन दी एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, क्या बोलूं बेटा मैं, इन दी एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। तो बेटा यहां लिखते हैं हम थर्ड पॉइंट, इन दी एब्सेंस, या मैं लिख सकता हूं एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। सर ऑक्सीजन नहीं है, ये प्रोसेस कहाँ होती है बेटा, ये यीस्ट में होती है। कहाँ होती है, यीस्ट में। और भी बहुत सारी जगह होती है। तो फॉर एग्जांपल मैं यहाँ एक ऑर्गेनिज्म का नाम लिख देता हूँ, यीस्ट। क्या लिख देता हूँ, यीस्ट। किंडवन, अगर 12th में पढ़ा होगा तो किंडवन, एल्कोहल का प्रोडक्शन ऐसे होता है बेटा। एल्कोहल बनाने में ये प्रोसेस काम की जाती है, हमारी जलेबी बनाने में ये प्रोसेस काम की जाती है। आई बात समझ में यहाँ तक, ठीक है सर। तो सर इन दी एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन क्या बनेगा, तो बेटा बनेगा एथेनॉल प्लस एटीपी। क्या बनेगा सर, एथेनॉल प्लस एटीपी। मैं लिख सकता हूँ सर C2H5OH में क्या बोलेंगे सर, इसे हम इसे बोलेंगे एथेनॉल। क्लियर बेटा, प्लस साथ में और क्या बनेगी सर, तो यहां पर भी बनेगी 1 ATP। आ गई बात समझ में आता, ठीक है बेटा, यहाँ तक कोई दिक्कत, तो सर यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। तो मैं ये कह सकता हूँ बेटा, मैं ये कह सकता हूँ बेटा कि सर हमने जो ग्लूकोज खाया वो जब सेल के पास जाएगा, और सेल के पास अगर ऑक्सीजन मौजूद है तो वो उससे CO2 प्लस H2O प्लस 36 ATP बना लेगी। अगर हमारे मसल्स में ऑक्सीजन की कमी है तो हमारी मसल्स एनएरोबिक रेस्पिरेशन परफॉर्म करेगी, और क्या बनेगी, लैक्टिक एसिड प्लस 1 ATP। सेम अगर किसी ऑर्गेनिज्म के पास बिल्कुल भी ऑक्सीजन नहीं है तो वो क्या बनाएगा सर, एथेनॉल प्लस 1 ATP। और ये प्रोसेस सर एल्कोहल बनाने में काम में ली जाती है। आपने एक बात ध्यान रखना कि सर आप ये क्यों बता रहे हो, तो आप किसी भी पल्मोनोलॉजिस्ट या ऐसे डॉक्टर के पास जाओ जो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट का स्पेशलिस्ट है बेटा, ठीक है,
वो डॉक्टर जब किसी पर्सन को रेस्पिरेटरी संबंधित बीमारियां हैं तो उसको ऐसी चीजें खाने को मना करेगा जिसमें फर्मेंटेशन होता है। क्या होता है बेटा? जिसमें फर्मेंटेशन होता है। जैसे वो बोलेगा दही नहीं खाना है आपको, आपको घी नहीं खाना है, ठीक है, आपको अल्कोहल नहीं लेना है। तो ये सब प्रोसेस वो सब इसलिए बोल रहा है बेटा कि अगर वो ये चीजें का कंजप्शन करेगा तो उसमें सर एथेनॉल जैसी चीजों का प्रोडक्शन बढ़ जाए। क्लियर बेटा? यहाँ तक ठीक है आप लोग? ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत? तो मतलब आपको दो बार समझ में आ गई कि सर एटीपी का प्रोडक्शन कैसे होता है और रेस्पिरेशन क्या होता है। अब देखो कि ये दोनों प्रोसेस में अंडरलाइन कर दूं, ये दोनों प्रोसेस जो चल रही थी ये ऑक्सीजन की कमी या एब्सेंस में चल रही थी, और ये प्रोसेस जो चल रही थी बेटा ये ऑक्सीजन की प्रेजेंस में चल रही थी। क्लियर? यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं? तो बेटा मैं इसे कहूंगा, मैं इस प्रोसेस को कहूंगा बेटा एरोबिक रेस्पाइरेशन, और इन दोनों प्रोसेस को मैं कहूंगा भैया एन एरोबिक रेस्पाइरेशन। क्लियर यहाँ तक बात? सर एरोबिक रेस्पिरेशन क्या होता है, एनएरोबिक रेस्पिरेशन क्या होता है? फिर तुमको ये समझ में आ गया कि सर लैक्टिक एसिड का प्रोडक्शन कैसे होता है। बेटा ये लाइन याद रखना, जब मैं एंजाइना पेक्टोरिस पढ़ाऊंगा तब ये चीज तुमको मैं समझाने वाला हूँ, या मैं वहां पर इस चीज को डिटेल में एक्सप्लेन नहीं करूंगा कि सर कार्डियक मसल्स में लैक्टिक एसिड कहाँ से। सेम जब मैं डीवीटी पढ़ाऊंगा, डीवीटी पढ़ाऊंगा यानी डीप वेन थ्रोम्बोसिस पढ़ाऊंगा, तब वहां पर जो काफ मसल्स में पेन है उसमें भी लैक्टिक एसिड का कहीं ना कहीं रोल होगा, तब भी मैं ये चीज बहुत ज्यादा एक्सप्लेन करने वाला नहीं। क्लियर आ गई बात समझ में? आता ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब बात आ जाती है कि सर व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन ब्रीथिंग एंड रेस्पिरेशन। क्या आ जाती है सर कि व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन ब्रीथिंग एंड रेस्पिरेशन। क्लियर हुआ? चलो स्टार्ट करें अगर हम डिफरेंस की, एक तरफ हम लिखेंगे ब्रीथिंग, ब्रीथिंग, और एक तरफ हम लिखेंगे रेस्पिरेशन। ठीक है बेटा? तो बेटा मैं ब्रीथिंग के बारे में बात करूं तो मैं इसके बारे में लिखूंगा, जैसा हम लोग नोट्स बनाते हैं कंटिन्यू बनाते हुए चलेंगे। हम लिख सकते हैं इट इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस, ब्रीथिंग कंटिन्यू चलती है, तो हम लिखो इट इज कंटिन्यूअस प्रोसेस that involves both inspiration and expiration। सर ये कंटिन्यूस प्रोसेस है जिसमें इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन, सांस अंदर लेना और छोड़ना दोनों ही शामिल है। क्लियर हो गई बात? अगर मैं रेस्पिरेशन के बारे में लिखूं बेटा तो मैं कहूंगा द प्रोसेस द प्रोसेस in which food is broken down in the cell and release of एनर्जी बोल दूं मैं, या मैं बोल दूं एटीपी, क्योंकि आपको पता होना चाहिए सर एटीपी ही हमारी बॉडी की एनर्जी है, जितनी ज्यादा एटीपी बनेगी सर हम उतने ही एक्टिव होंगे। क्लियर हो गई बात? और मैंने ये, अगर आपने थायराइड ग्लैंड पढ़ी है तो मैंने बताया था कि सर T3 T4 एटीपी का सिंथेसिस बढ़ाते हैं जिससे हम क्या होगा सर, एक्टिव रहेंगे। अगर और ज्यादा बढ़ जाए तो हम हाइपर एक्टिव रहेंगे। सर T3 T4 कम, एटीपी का प्रोडक्शन कम, हम डलनेस आ जाएगी। ये सब कुछ मैं आपको लास्ट क्लास में पढ़ा चुका हूँ। फिर मैं अगर ब्रीथिंग के बारे में एक लाइन बोलूं बेटा तो मैं ये कह सकता हूँ ये एक फिजिकल प्रोसेस है, इट इज फिजिकल
प्रोसेस रेस्पिरेशन के बारे में बोल सकता हूँ बेटा, ये तो एक बायोकेमिकल प्रोसेस है। क्या है सर? बायोकेमिकल प्रोसेस है ये। क्लियर हो गई बात बेटा यहाँ तक? एक बात और बोलूं मैं, अगर ब्रीथिंग के बारे में बोलूं तो मैं कह सकता हूं सर, इट इज पार्ट ऑफ रेस्पिरेशन। सर ब्रीथिंग तो रेस्पिरेशन का एक पार्ट है। क्लियर है? तो मैं लिख सकता हूं सर, इट इज पार्ट ऑफ रेस्पिरेशन। ठीक है बेटा। सर इसके बारे में बोलूं तो इसके बारे में हम क्या बोलेंगे, तो हम कह सकते हैं इट इन्वॉल्व्स द रिलीज ऑफ एटीपी। सर इसमें क्या बनती है? एटीपी। क्लियर हो गया? अगला डिफरेंस लिखे बेटा हम क्या लिखेंगे, इट इज एक्टिव एंड पैसिव प्रोसेस। जबकि अगर मैं बात करूं बेटा किसके बारे में, मैं बात करूं सर रेस्पिरेशन के बारे में, तो हम सिंपल सी एक ही लाइन लिखेंगे, इट इज एक्टिव प्रोसेस। अब आ जाओ समझने पे। क्लियर? सर क्या है ब्रीथिंग? तो बेटा वो प्रोसेस जिसमें हम सांस अंदर ले रहे हैं बाहर छोड़ रहे हैं, उसे हमने क्या बोला? ब्रीथिंग। सेम अगर मैं रेस्पिरेशन की बात करूं तो सर इसमें क्या करेंगे हम? फूड, कार्बोहाइड्रेट, ग्लूकोज का क्या करेंगे सर? हम यूटिलाइजेशन करेंगे, उसका उपयोग करके हम क्या बना रहे हैं सर? एटीपी। वो चाहे हम एरोबिकली बनाए चाहे एनएरोबिकली बनाए, पर हम अल्टीमेटली हम क्या बनाने वाले हैं? एटीपी। क्लियर? सर जो सांस ले रहे हैं छोड़ रहे हैं ये एक फिजिकल प्रोसेस है, जबकि रेस्पिरेशन हमारी बॉडी में केमिकल्स का बैलेंस इम्बेलेंस हो रहा है, मतलब सर कहीं ना कहीं केमिकल्स के जो मैटर चल रहा है, तो हम इसे क्या कहेंगे सर? ये क्या है? बायोकेमिकल प्रोसेस। क्लियर हो गई बात? फिर अगली बात बोलूं कि सर जो ब्रीथिंग है ये रेस्पिरेशन का क्या है सर? एक पार्ट है। क्या है? एक पार्ट है। जबकि सर रेस्पिरेशन में तो क्या होता है सर? रेस्पिरेशन में एटीपी रिलीज होती है। फिर आगे बढ़ू तो बेटा ये एक एक्टिव प्रोसेस है और पैसिव भी है। ब्रीथिंग एक्टिव और पैसिव दोनों है, जबकि रेस्पिरेशन ओनली क्या है? एक्टिव है। अब बात है कि सर एक्टिव पैसिव क्या होता है? तो बेटा आप ध्यान रखो और ये आप खुद सोचो कि जब आपको सांस अंदर लेना होती है तब आपकी मसल्स में कॉन्ट्रैक्शन करना जरूरी होता है, तब आपकी चेस्ट कैविटी फैलेगी और इस प्रोसेस में हमारी एनर्जी खर्च होती है। जबकि जब वापस सांस बाहर छोड़ना होती है, एयर को बाहर निकलना होता है, तो ये ऑटोमेटिकली हो जाता है। तो सर अगर पूछे कि ब्रीथिंग क्या है, तो ब्रीथिंग एक्टिव भी है और पैसिव भी है। कि सर इसमें एनर्जी खर्च भी होती है, इसकी एक स्टेप में तो एनर्जी खर्च होती है, एक स्टेप में एनर्जी खर्च नहीं होती है। कि सर अगर किसी रबड़ को खींचना है तो हमको एनर्जी लगती है, जब हम उसको छोड़ेंगे तो वो वापिस अपने आकार में आएगा, उस टाइम उसकी कोई एनर्जी खर्च करने की जरूरत नहीं है। सेम चेस्ट कैविटी को फैलाने के लिए हमको एटीपी जरूरत लगती है। मतलब सर सांस अंदर लेते वक्त यानी इंस्पायरेशन तो क्या है सर? एक्टिव प्रोसेस है। जब हम इंस्पायरेशन जब हवा को अंदर लेंगे तब एनर्जी खर्च होगी, और जब हवा को छोड़ना होगा तो सर उसमें कोई एनर्जी खर्च नहीं होगी। यानी एक्टिव फेज कौन सा है? तो हम कहेंगे इंस्पायरेशन। इंस्पायरेशन के टाइम पे सर एटीपी लगती है, जबकि पैसिव एक्सपायरेशन है। सर एक्सपायरेट करते वक्त हवा को बाहर छोड़ते वक्त एटीपी खर्च नहीं होती है। वहीं बात करूं रेस्पिरेशन की, तो बेटा पैसा बनाने के लिए पैसा लगाना पड़ता है, सेम एटीपी बनाने के लिए एटीपी खर्च करना पड़ेगी। आई बात समझ गए? तो सर जब भी रेस्पिरेशन होगा, बायोकेमिकल प्रोसेसेस होगी, तो उसमें क्या खर्च होगी सर? एटीपी। क्लियर यहाँ तक? यहाँ तक किसी को दिक्कत? सर यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है बेटा। अब अगर हम आगे बढ़े तो हम हमारा हेडिंग होगा ब्रीथिंग। क्या होगा बेटा? ब्रीथिंग। पहले हम ब्रीथिंग डिटेल में पढ़ेंगे, ब्रीथिंग के क्या क्या स्टेप्स हैं, कैसे हमारी चेस्ट कैविटी मूवमेंट कर रही है, हमारी चेस्ट कैविटी में क्या क्या मसल्स हैं। आई बात समझ में? क्लियर हुआ यहाँ तक? फिर हम पढ़ेंगे गैसेस के एक्सचेंज कैसे। क्लियर? चल
तो बेटा अब हमारा जो टॉपिक होने वाला है वो होने वाला है ब्रीथिंग के ऊपर। तो अब हमारा नया टॉपिक रहेगा सर ब्रीथिंग। क्लियर? स्टार्ट करते हैं। तो ब्रीथिंग की डेफिनेशन मैं पहले बता चुका हूं, ये रही ब्रीथिंग। ये सर ब्रीथिंग क्या है? तो सर इसमें हम हवा को अंदर ले रहे हैं और बाहर छोड़ रहे हैं। फिर मैं बोलूं बेटा ब्रीथिंग की तो इसकी कितनी स्टेप होती है सर? तो ब्रीथिंग की मैं कह सकता हूँ 2 स्टेप होती है। ये रही फर्स्ट वन क्या है सर? इनहेलेशन। देन सेकंड वन क्या है? एक्सहेलेशन। तो मैं अगर बोलूं आगे कंटिन्यू लिखूं ब्रीथिंग के बारे में बेटा, तो मैं कह सकता हूं ब्रीथिंग हैज ब्रीथिंग हैज 2 स्टेप। आगे चलेगा भैया सीधे। ब्रीथिंग हैज 2 स्टेप। फर्स्ट वन क्या है सर? इंस्पायर, या मैं कह सकता हूँ इनहेलेशन। इनहेलेशन। और सेकंड वन हम क्या कह सकते हैं सर? एक्सहेलेशन। ठीक है बेटा, एक हो गए सर इनहेलेशन, एक हो गए सर एक्सहेलेशन। क्लियर हुआ? यहाँ तक कोई दिक्कत? यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। तो क्या डिफरेंस है इनहेलेशन और एक्सहेलेशन में? क्या डिफरेंस है सर इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन में? पढ़ते हैं। मैं बोल सकता हूँ डिफरेंस बिटवीन इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन, या आप हेडिंग डाल सकते हो डिफरेंस बिटवीन इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन। तो हम शुरू करें बेटा। तो एक तरफ हम लिख देते हैं सर इनहेलेशन, एक तरफ हम लिखेंगे एक्सहेलेशन। ठीक है बेटा। सर इनहेलेशन क्या है? क्या एक्टिव प्रोसेस है या पैसिव प्रोसेस है? मतलब मैं एक बात कह सकता हूँ कि सर हम इसमें क्या कर रहे हैं? हम इसमें कर रहे हैं एयर कहाँ ले रहे हैं सर? लंग्स में। लंग्स में एयर इन कर रहे हैं, एयर को कहाँ ले रहे हैं सर? हम लंग्स में ले रहे हैं। और सर एक्सहेलेशन में क्या करते हैं सर हम? सर हम एक्सहेलेशन में लंग्स से एयर को कहाँ कर देते हैं सर? एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में कर देते हैं। आगे बात सुने, इसमें हवा को बाहर छोड़ देते हैं, इसमें हवा को अंदर कर लेते हैं। क्लियर बात? यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है सर। सर इनहेलेशन क्या है? तो सर इनहेलेशन एक एक्टिव प्रोसेस है। कैसी है बेटा? एक्टिव प्रोसेस में बोल सकता हूँ इट इज एक्टिव प्रोसेस। सर एक्सहेलेशन क्या है? पैसिव प्रोसेस। ये कैसी प्रोसेस है? पैसिव। मैंने कहा था सर, सर हवा को अंदर लेते वक्त, हवा को अंदर लेते वक्त क्या होता है सर? हमको एनर्जी खर्च करना पड़ेगी। वहीं हवा को बाहर छोड़ते वक्त कोई एटीपी की जरूरत नहीं होती है। क्लियर बेटा? चलो आगे बढ़े हम। अब बात करो बेटा मैं इसकी इनहेलेशन की, तो मैं कह सकता हूं सर इट टेक अप्रोक्स 2 सेकेंड। सर सांस लेने की प्रोसेस में कितना टाइम लगता है? तो आप कहेंगे 2 सेकेंड। मैं लिख सकता हूं इट टेक्स अप्रोक्स 2 सेकेंड, जबकि इनहेलेशन ज्यादा टाइम लेता है। इनहेलेशन क्या लेता है बेटा? ज्यादा टाइम लेता है। तो आप कह सकते हो इट टेक्स अप्रोक्स 3 सेकेंड। क्लियर? इसमें क्या होता है? लगभग 3 सेकेंड लेता है। फिर बात आती है सर अगला कि जब हम इनहेल कर रहे होते हैं, क्या कर रहे होते हैं बेटा? हम इनहेल कर रहे होते हैं, तब क्या होता है बेटा? तो हमारा डायफ्राम जो है बेटा, तुमको पता है डायफ्राम कैसा होता है? डूम शेप का होता है, गुम्बज के आकार का होता है। डायफ्राम कहीं ना कहीं ऐसा होता है बेटा। लेकिन जब हम हवा को अंदर लेते हैं तो डायफ्राम फ्लैट हो जाता है, और जब हम हवा को छोड़ते हैं तो डायफ्राम अगेन कैसा हो जाता है? डूम शेप का हो जाता है।
तो ड्यूरिंग इनहेलेशन अगर डायफ्राम की स्थिति की बात करूं मैं कि डायफ्राम कैसा हो जाता है, तो फ्लैट हो जाता है। कैसा हो जाता है बेटा? फ्लैट हो जाता है। चलो हम लिख सकते हैं इन विच डायफ्राम बिकम फ्लैट। ऐसा हो जाता है सर, फ्लैट, चपटा हो जाता है। वही बात करूं बेटा मैं किसकी, इसमें एक्सेलेशन में, तो मैं कह सकता हूं कैसा हो जाता है बेटा, डूम शेप का हो जाता है। वापिस से कैसा हो जाएगा बेटा, वापिस से डूम शेप का। जब मैं प्रोसेस पढ़ाऊंगा ब्रीथिंग की अभी आगे, तब मैं एक्सप्लेन कर दूंगा कि डायफ्राम अगेन वापस डूम शेप का कैसे होगा और फ्लैट कैसे होगा। क्लियर बात बेटा? ठीक है। एक बात कि सर रिप्स के साथ क्या होता है, जब हम इनहेल कर रहे होते हैं, क्या कर रहे होते हैं सर, हम इनहेल कर रहे होते हैं, तब रिप्स के साथ क्या होगा। ठीक है, अब रिप्स की कंडीशन देखें हम। रिप्स, तो बेटा जब हम सांस लेंगे तो आप खुद देखो रिप्स क्या करेगी सर, अपवर्ड ऊपर आई, फॉरवर्ड आगे की साइड गई, और कहां गई सर, आउटवर्ड। क्या हो रहा है सर कि रिप्स के साथ क्या हो रहा है, तो रिप्स के साथ कंडीशन बनेगी सर, अपवर्ड जा रही है, अपवर्ड, फॉरवर्ड एंड, अपवर्ड फॉरवर्ड एंड आउटवर्ड, आउट। सर रिप्स और स्टर्नम कहां जा रहे हैं सर, आगे, ऊपर, आगे और बाहर की ओर। सेम इसका उल्टा, सांस छोड़ रहे हैं तब वापिस नीचे आ रही है, पीछे आ रही है और अंदर की ओर जा रही है। इसका उल्टा, इसका उल्टा मतलब सर इनहेलेशन के या एक्सहेलेशन के टाइम पे रिब्स और स्टर्नम के साथ क्या होगा, तो हम कहेंगे सर, क्या कहेंगे हम, अपवर्ड के बाद क्या हो जाएगा सर, देखो अपवर्ड था तो अब क्या आएगा, डाउनवर्ड, डाउनवर्ड, और फॉरवर्ड हुई थी तो वापस कहां आएगी, बैकवर्ड, बैकवर्ड, और सर आउटवर्ड बाहर गई थी तो वापस कहां जाएगी, अंदर, या मैं कहूंगा इन, मतलब सर अब आप देखो कि जब हम इनहेल कर रहे हैं हवा को कहां ले रहे हैं, अंदर, तो आप देखो तो ये रिब्स और स्टर्नम दोनों की कंडीशन क्या हो रही है सर, अपवर्ड ऊपर आ रही है, आगे की ओर जा रही है और बाहर की ओर जा रही है। तो ड्यूरिंग इनहेलेशन रिब्स और स्टर्नम के साथ क्या हो रहा है सर, सर अपवर्ड यानी ऊपर, हल्की से ऊपर की ओर जा रही है, फॉरवर्ड आगे की ओर जा रही है और बाहर की ओर जा रही है। तो मैं इसके लिए तीन वर्ड यूज किया है, अपवर्ड, फॉरवर्ड एंड आउटवर्ड। सेम जब मैं सांस छोड़ूंगा, तो जब मैं सांस छोड़ रहा हूं तो ये जो फॉरवर्ड अपवर्ड गई थी ये वापस कहां आ रही है, बैकवर्ड। जो फॉरवर्ड गई थी वो कहां आ रही है, बैकवर्ड। अपवर्ड गई थी वो आ रही है डाउनवर्ड, नीचे की ओर आ रही है। और जो आउटवर्ड गई थी वो कहां आ रही है, इनवर्ड, अंदर की ओर। क्लियर है बेटा? तो रिब्स और स्टर्नम के मूवमेंट कैसे होंगे, यहां से क्वेश्चन पूछा जाता है, तो याद रखना कि ड्यूरिंग इनहेलेशन तो रिब्स और स्टर्नम अपवर्ड, फॉरवर्ड एंड आउटवर्ड जाएंगे, और ड्यूरिंग एक्सहेलेशन कहां क्या करेंगे, स्टर्नम और रिब्स सर डाउनवर्ड, बैकवर्ड एंड इनवर्ड। क्लियर? यहाँ तक कोई दिक्कत, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट और लास्ट डिफरेंस है इन दोनों में, तो सर इन दोनों में एक डिफरेंस है क्या, कि ड्यूरिंग इनहेलेशन, क्या बेटा, ड्यूरिंग इनहेलेशन जब हम सांस अंदर ले रहे होते हैं तब इंटरकोस्टल मसल्स, कौन बेटा, इंटरकोस्टल मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, क्या करेंगे, और ये कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं तभी तो एनर्जी खर्च हो रही है। कि सर ड्यूरिंग इनहेलेशन हमारे इंटरकोस्टल मसल्स में क्या होगा, कॉन्ट्रैक्शन, और ड्यूरिंग एक्सहेलेशन क्या होगा सर, इनमें रिलैक्सेशन, रिलैक्स, क्या हो जाएंगे सर, रिलैक्स हो। क्लियर यहाँ तक? यहाँ तक कोई दिक्कत? अब दिक्कत ये है सर कि व्हाट इज इंटरकोस्टल मसल्स। क्लियर है? तो अब हमारा अगला टॉपिक ही क्या रहेगा सर, इंटरकोस्टल मसल्स के बारे में। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत? यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर है? अब हम हेडिंग डालेंगे इंटरकोस्टल मसल्स के बारे में। क्लियर? तो हेडिंग डालो इंटरकोस्टल
मसल्स, क्या ऐड बेटा, इंटरकोस्टल मसल्स। क्लियर बेटा, हमारी बॉडी में या हमारे थोरासिक केज में दो तरीके के इंटरकोस्टल मसल्स पाए जाते हैं। कितने तरीके के इंटरकोस्टल मसल्स पाए जाते हैं बेटा, दो तरीके के। एक होते हैं बेटा एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स, एक होते हैं इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स। मैं लिख सकता हूं बेटा, लिखो, इन thoracic cage or cavity has two main intercostal muscles, two main intercostal muscles. फर्स्ट वन कौन सा होगा, मैं कहूंगा इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स, और दूसरा मैं कहूंगा सर एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स। ठीक है, अब इंटरकोस्टल मसल्स क्या होते हैं ये अब हम समझते हैं। ठीक है बेटा, चलो शुरू करते हैं। तो बेटा अगर मैं बात करूं इंटरकोस्टल मसल्स की, और उसमें मैं बोल रहा था कि सर हम इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स के बारे में पढ़ेंगे कि सर ये क्या होता है, ये ओरिजिन कहाँ से होता है इसका, ये फिनिश कहाँ होता है, मतलब इसका इंसर्शन कहाँ होगा, इसका काम क्या है। ठीक है बेटा, तो मैं अभी आपको एक इमेज दिखाता हूँ कि इंटरकोस्टल मसल्स कहाँ लोकेटेड है और ये होते क्या है। तो आप इस इमेज को ध्यान से देखो, तो आपको जो दिख रहे हैं ये मसल्स जो ब्लू कलर में भी दिख रहे हैं, ये क्या है बेटा हमारे लिए, ये एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स है। और अगर आप ये देख रहे हो तो इन्हें हम क्या बोलेंगे सर, इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स। आगे बात समझ में, पूछा जाए कि सर इंटरकोस्टल मसल्स क्या होते हैं, तो मसल्स विच प्रेजेंट बिटवीन टू रिब्स, सर दो रिब्स के बीच में जो स्पेस है उसमें जो मसल्स मौजूद होते हैं उसे हम क्या कहते हैं सर, इंटरकोस्टल मसल्स। ये दो होते हैं, एक इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स होते हैं, एक एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स होते हैं। बात क्लियर हुई यहाँ तक, ठीक है सर। अब अगर मैं बात करूं इंटरकोस्टल मसल्स के बारे में, अगर हम लिखे तो हम क्या लिखेंगे बेटा, आप देखो कि सर हेडिंग डालो इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स। क्लियर बच्चा, तो सर अगर इसमें हम लिखे तो हम लिखेंगे ओरिजिन, कहां से ओरिजिनेट होता है। तो आप देखो ओरिजिन कहां से होता है ये, तो देखो सुपीरियर, लिखोगे सुपीरियर बॉर्डर ऑफ बिलो रिब्स। और इंसर्शन कहां होता है, मैं अभी एक्सप्लेन करूंगा, पहले हम लिख लेते हैं। अगर मैं बोलूं इंसर्शन, क्या बोलूं, इंसर्शन कहां होता है इसका, तो हम कहेंगे सर inferior border of upper ribs। क्लियर हुआ, ठीक है। अब समझो कि सर ये क्या है, ओरिजिन क्या है और इंसर्शन कहाँ है। तो देखो बेटा मैंने आपको बोला कि ये रिब्स है, अगर आप देखोगे तो आप देख रहे हो कि ये दो रिब्स है बेटा, ठीक है। ये वाली जो रिब्स है हमारी, ये अपर रिब्स है, ये बिलो रिब्स या लोअर रिब्स है। अब आओ, ये ऊपर वाली रिब्स हो गई, नीचे वाली रिब्स हो गई, ठीक है। अब अगर इस रिब्स की बात करो बेटा, अगर मैं इस थोरासिक केज को ऐसे घुमा दूं, कुछ इस तरीके से अगर हम घुमा दें, ठीक है बेटा, और अगर हम इस थोरासिक केज की इन रिब्स को गायब कर दें, तो आप देखो कि ये जो एरिया दिख रहा है आपको, ये, या मैं इस रिब्स का ये वाला एरिया बोल सकता हूँ कि अगर मैं रिब्स को काटूं तो साइड से मुझे कुछ इस तरीके से दिखेगा। ये वैसे तो ये लॉन्ग है, वैसे तो ये रोड है, लेकिन इस रोड को साइड से देखूंगा तो कुछ इस तरीके से दिखेगी मुझे, ठीक है। तो मैं इन दो रिब्स को बेटा, इन दो रिब्स को, एक इसको और एक इसको, इन दोनों को साइड व्यू से ड्रॉ करता हूं।
ठीक है, और वहां से दिखाऊंगा कि ये इंसर्ट, ये ओरिजिनेट कहां से हुआ और ये इंसर्ट कहां पर हुआ। ठीक है, चलो आते हैं। तो मैं कह रहा हूं कि ये मैंने ड्रॉ करी बेटा अपर रिप्स, साइड व्यू है ये मैंने ड्रॉ करी बेटा लोअर रिप्स। ठीक है, ये भी इसका साइड व्यू है। क्लियर हो गया। अब बात आई कि सर जो इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स है सर, वो कहां से स्टार्ट हुआ? तो सर वो सुपीरियर बॉर्डर ऑफ, कहां से सर? सुपीरियर बॉर्डर ऑफ, ये देखो नीचे वाली रिप्स की सुपीरियर बॉर्डर से जाके कहां जाके जुड़ा सर? इंफीरियर बॉर्डर ऑफ अपर रिप्स। क्लियर हो गई बात? सेम सर, सेम अगर पूछे कि सर एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल, तो बेटा वो ऊपर से नीचे आ जाएगा, अभी हम देख लेंगे। तो मैं एक चीज समझ में आ गई सर, क्या समझ में आई सर? कि सर इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स ओरिजिन कहां से हुआ और इसकी जो है इंसर्शन कहां है। सर अगर एक्शन पूछे कि ये काम क्या करता है, मतलब नेक्स्ट पॉइंट हमारा रहेगा सर एक्शन। एक्शन कि सर इस मसल्स का काम क्या है? तो बेटा इसका काम है, लिखो, डिप्रेस, डिप्रेसेस ribs cage during एक्सपायरेशन। कि सर जब आप सांस को बाहर छोड़ रहे होते हो तो रिब्स को नीचे लाने का काम कौन करता है सर? हमारा इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स। क्लियर बात? यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है? दिक्कत सर, तो ये अभी हमने पढ़ा सर, क्या पढ़ा हम लोगों ने? इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स के बारे में। अब बात आ जाए बेटा कि सर एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स क्या है? क्या बात आ जाए सर? एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स। तो अगर मैं इसके बारे में बोलूं बेटा आपको, तो इसके बारे में हम लिखेंगे एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स। क्लियर? कि सर ओरिजिन कहां से इसका? ओरिजिन, तो ओरिजिन के बारे में लिखेंगे, लिखो इंफीरियर बॉर्डर ऑफ, लिखो इंफीरियर बॉर्डर ऑफ अपर रिब्स, अपर रिब्स एंड इंसर्शन कहां है, कहां जाके खत्म हो रहा है सर? ये इंसर्शन, लिखो सुपेरियर बॉर्डर ऑफ लोअर रिब्स, लोअर रिब्स। क्लियर हुई बात यहां तक? ठीक है सर, कैसे सर? आओ समझते हैं। ये बेटा हमने साइड व्यू बनाया रिब्स का। क्या बनाया बेटा हमने? साइड व्यू रिब्स का। क्लियर बात यहां तक? अब आप देखो कि सर ये क्या करेगा, ये कहां से स्टार्ट हुआ सर? इंफीरियर बॉर्डर, कहां से स्टार्ट हुआ? इंफीरियर बॉर्डर ऑफ अपर रिब्स से शुरू हुआ और कहां आके खत्म होगा हमसे? ये देखो ये कहां, या नीचे की बॉर्डर ऊपर वाली रिब्स के नीचे से शुरू होके ऊपर वाली बॉर्डर के जो है सुपीरियर, नीचे वाली रिब्स के सुपीरियर पोर्शन पे आकर ये जुड़ गया और इसी को हमने नाम दिया सर एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स। आगे बात समझ में आता है? यहाँ तक कोई दिक्कत है बेटा आपको? सर यहाँ तक कोई दिक्कत हमको नहीं। क्लियर हो गए सर? एक्शन क्या है इसका? क्या बताया सर? एक्शन क्या है इसका? चलो एक्शन लिखो, लिखो एलिवेट, एलिवेट्स ribs cage during inspiration, during inspiration। सर एलिवेट करना, क्या करना बेटा? एलिवेट करना। अगर क्या होता है एलिवेट करना? आप देखो, जब मैं सांस ले रहा हूं, आप इधर ध्यान से देखो कि जब मैं सांस लूंगा तो मेरी रिब्स, मेरा स्टर्नम क्या हो रहा है? ऊपर एलिवेट हो रहा है, ऊपर की ओर हो रहा है। तो जब मैं इंस्पायरेशन कर रहा हूं तब मेरे इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं और मेरी रिब्स और स्टर्नम को क्या कर रहा है? ऊपर की ओर खींच रहे हैं। आगे बात समझ में क्लियर हो गया? अब मैंने एक बात बताई थी बेटा कि सर इंस्पायरेशन एक्टिव प्रोसेस है, जबकि
जबकि एक्सपायरेशन पैसिव प्रोसेस है। क्या होगा बेटा, तुम सोचो कि जब हम सांस अंदर ले रहे हैं तो हमारे इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स खींचा है, और उन्होंने क्या करा बेटा, खींच के इस रिब्स केज और हमारे स्टर्नम को ऊपर खींच लिया। अब वो जैसे ही रिलैक्स होंगे तो ये ऑटोमेटिकली नीचे आ जाएंगे। और जब हम सांस छोड़ रहे होते हैं नॉर्मली, जब हम नॉर्मली सांस छोड़ रहे होते हैं, तब बेटा हमारे एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स काम नहीं करते, वो तो रिलैक्स हो रहे हैं। वहीं पे अगर मैंने यहाँ एक बात बोली, क्या बोली बेटा, कि सर इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स डिप्रेस करेगा रिब्स केज को ड्यूरिंग एक्सपायरेशन। लेकिन इस बात को ध्यान रखना बेटा कि जब हम नॉर्मल रेस्पायरेशन कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं बेटा, हम नॉर्मल रेस्पायरेशन कर रहे हैं, तो हमारे एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स कौन बेटा, ये रहे हमारे एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स, क्या करेंगे, इस रिब्स केज को ऊपर खींच लेंगे, और जब ये रिलैक्स करेंगे तो ये ऑटोमेटिक नीचे आ जाएगा। इसमें इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स का कोई काम नहीं है। लेकिन मुझे अगर फोर्सफुल एक्सपायरेशन करना है, ताकत लगा के हवा को बाहर छोड़ना है, तब अगर मुझे फोर्सफुल एक्सपायरेशन करना है, उस टाइम पे हमारा कौन काम करेंगे सर, हमारे इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स काम। नॉर्मल रेस्पायरेशन में हमारे इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स काम नहीं करते। इस बात को तुमको हमेशा याद रखना है। नॉर्मल रेस्पायरेशन में कौन काम कर रहा है सर, तो नॉर्मल रेस्पायरेशन में सर काम कर रहे हैं हमारे एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स। क्लियर हो गई यहाँ तक बात। चलो, तो एक लाइन नोट डाल के तुम लोग लिख लो बेटा, क्योंकि ये बहुत काम आने वाली है तुमको। लिखो नोट बेटा, समझने में बड़ा काम आएगा ये। लिखो, एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स हेल्प इन नॉर्मल रेस्पायरेशन, या मैं कह सकता हूं ब्रीथिंग। रेस्पिरेशन से बेस्ट वर्ड क्या है बेटा, ब्रीथिंग। while internal intercostal muscles help in forceful expiration, while help in forceful expiration। क्या कह रहे हैं सर, सर हम ये कह रहे हैं कि जो एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स हैं हेल्प करेंगे नॉर्मल रेस्पिरेशन या नॉर्मल ब्रीथिंग में, जबकि 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 इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स हेल्प करेंगे फोर्सफुल एक्सपायरेशन में। कि जब हमको ताकत लगा के सांस को बाहर छोड़ना होती है, तब कौन काम आते हैं सर, हमारे इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स। आगे एक लाइन और लिख लो, internal intercostal muscles also comes in accessory respiratory muscles कैटेगरी। इसलिए बेटा ये एसेसरी मसल्स की कैटेगरी में भी आते हैं। क्लियर हो बेटा। तो मुझे उम्मीद है कि जो बेसिक था हमारा किसका बेटा, रेस्पिरेटरी सिस्टम का, वो तुमको समझ में आया होगा। अब हमारी नेक्स्ट वीडियो होगी, वो होगी रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स के बारे में। किस सर रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स कौन कौन से हैं, उनके क्या क्या नाम है, क्या क्या पार्ट्स है, एपिग्लोटिस क्या है, फेरिंक्स क्या है, ये सब कुछ बेटा हम अगली वीडियो में पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है बेटा, तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बेटा टाटा बाय।